हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल पाप का घड़ा का दूसरा भाग। ये मशीन कैसी है? एकाएक अमरनाथ वर्मा की निगाहें मशीन पर जा टिकी। काम के लिए मंगवाई गई है। काम? अमरनाथ वर्मा ने पुनः मशीन का ध्यान से निरीक्षण किया। इससे क्या काम होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। देवराज चौहान ही जानते होंगे, या फिर मशीन मैन, जो कल सुबह आकर इस मशीन पर काम शुरू करेगा। वास्तव में अजीब बात है। अमरनाथ वर्मा ने गहरी सांस ली। ऑफिस के सादे से काम के लिए मशीन की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? देवराज चौहान जी बता रहे थे कि ये खास मशीन है। ऑफिस को बनाते वक्त इसका खास ही उपयोग होगा। जगमोहन ने धड़कते दिल के साथ सामान्य लहजे में कहा। तब तक सिर पर पगड़ी बांधते हुए बैकुंठलाल भी वहाँ पहुँचा था। साहब जी, बैकुंठलाल अनपढ़ सी गंवार भाषा का प्रयोग करते हुए क्या उठा। इस मशीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो काम ना होता वो भी कर देती है। 10 घंटों के काम को 10 मिनट में कर देती है। इसका कमाल तो कल सुबह आपको पता चलेगा। बार बार जगमोहन की व्याकुलता भरी निगाह प्लाई की ओर उठ जाती, जिसने वॉल्ट तक जाने वाले रास्ते को ढक रखा था। प्लाई काफ़ी बड़ी थी और उसे तसल्ली थी कि प्लाई हटाए बिना कटी हुई दीवार नज़र नहीं आने वाली। कल सुबह जब मशीन को चलाने वाला आ जाए तो मुझे अवश्य बुला लेना। मैं देखना चाहता हूँ कि यह मशीन कैसे चलती है। अजीब सी मशीन है, अमरनाथ वर्मा ने कहा। फिर आगे बढ़कर दीवार से सटा रखी प्लाई को देखने लगा। अच्छी प्लाई है। मैंने भी ऐसी प्लाई अपने ऑफिस में लगाई थी। जहाँ जहाँ लकड़ी की फिटिंग करनी हो, वहाँ पर पहले से ही दीमक वाली दवा गिरा देना, वरना साल 2 साल में लकड़ी को दीमक खा जाएगी और सारी फिटिंग दोबारा करवानी पड़ेगी। साहब जी, बैकुंठलाल धैर्यपूर्ण मुस्कुराकर बोला, आप हमें ये सब बातें मत बताइए। हमारा तो थोका राखी का रोज़ का काम है। इन बातों का ध्यान हम पहले से ही रखते हैं। अब तू काम भी करेगा या बातें ही करता रहेगा? रिसेप्शन वाले हिस्से में भजन सिंह की झल्लाई हुई आवाज़ सुनाई दी। एक तो उन लुटेरों ने रात में गोलियां चलाकर सारी रात खराब कर दी। अब तू बातों में लगा कर दिन खराब कर रहा है। चलो भाई चलो। अमरनाथ वर्मा फौरन बैकुंठ लाल से बोले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम खत्म करो। देवराज चांद को कुछ ही दिनों में ऑफिस तैयार चाहिए। साहब, आप मशीन के बारे में पूछ रहे थे इसलिए बताने आना पड़ा। मशीन मैन अपना यार है, उसने बताया था कि ये बहुत कमाल की है। वैसे मैंने खुद भी इसे चलते नहीं देखा। कल पहली बार मैं भी चलते देखूंगा इसे। बैकुंठ लाल बोले जा रहा था। साहब जी, आपके दफ्तर में कोई काम तो नहीं है लकड़ी का? है तो हमें बताना। हम बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके दफ्तर को एकदम बढ़िया बना देंगे। और तभी जगमोहन आगे बढ़कर धीमे स्वर में अमरनाथ वर्मा से बोला, ये बहुत बातूनी है। इसे बातें करने का बहुत चस्का है। जब तक आप यहाँ रहेंगे बातें ही करता रहेगा, काम नहीं करेगा। अमरनाथ वर्मा ने समझने वाले भाव से सिर हिलाया। फिर बैकुंठ लाल से बोला, मैं देखूंगा, शायद मेरे ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई काम हो। फिलहाल तुम इस ऑफिस का काम तो जल्दी से ख़त्म करो। यही पूरा नहीं होगा तो बाकी काम क्या करोगे? फिर वह जगमोहन की तरफ पलटा। मैं चलता हूँ, फुर्सत में आऊँगा। कठिनता से अमरनाथ वर्मा टला। यह आदमी बार बार हमारे काम में अड़चन पैदा कर रहा है। भजन सिंह के स्वर में क्रोध था। इसका मुंह उठाए इधर आना ठीक नहीं है। रोका भी तो नहीं जा सकता। जगमोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, इसे किसी प्रकार बर्दाश्त करना ही होगा, बैकुंठलाल बोला। अगर ज़बरदस्ती टालने की कोशिश की तो खामा पर शक करने लगेगा, जो कि ठीक नहीं होगा। वैसे भी 2-4 घंटे की बात है, उसके बाद तो इसने चले ही जाना है। मैं सोहनलाल के पास होकर आता हूँ, बैकुंठलाल ने कहा। अगला दृश्य। कौन था? अमरनाथ? वॉल्ट में बैकुंठलाल के प्रवेश करते ही देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, उसकी आवाज़ भीतर तक आ रही थी। वो मशीन के बारे में जानकारी लेने की फिराक में था। फिर उस प्लाई की तरह तारीफ़ करने लगा जो हमने कटी दीवार पर रखी हुई है। उस वक्त हमें डर लगा कि कहीं वह प्लाई को अपनी जगह से हिला ना दे। कठिनता से उसे चलता किया। कहने के साथ ही उसने सोहन लाल को देखा। क्यों भाई, तेरा क्या हाल है? कब खोलेगा इसे? खोलने की जल्दी है? सोहन लाल ने उकड़े अंदाज में पूछा। हाँ, बिल्कुल जल्दी है, बैकुंठ लाल ने तुरंत जवाब दिया। तो आकर खोल ले, सोहन लाल कड़वे स्वर में बोला। मुझे तो कोई जल्दी नहीं, इसलिए मैं बिना किसी तनाव के आराम से खोल रहा हूँ। बैकुंठ लाल के होंठ बिछ गए। वो खा जाने वाली निगाहों से उसे देखने लगा। सोहन लाल ने लापरवाही से गोली वाली सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। नशे वाली सिगरेट मत पी, बैकुंठ लाल ने झल्ला कर कहा। पहले ही तेरे से ताला नहीं खुल रहा। नशा तेरे को और भी उल्टा कर देगा। तेरा यहाँ कोई काम नहीं, चलता बन यहाँ से, सोहन लाल ने तीखे लहजे में कहा। हर काम में वक्त लगता है, जैसे कि इसे खोलने में लग रहा है। मैं तुझे, बैकुंठ लाल एक एक शब्द चबाकर बोला, ये बताने आया था कि बहुत कम समय रह गया है। आज का आधा दिन बीत गया है। कल सुबह 9 बजे वॉल्ट खुल जाना है। मेहरबानी करके जल्दी से खोल दे इसे। ज़्यादा जल्दी है तो खुद खोल ले, वरना मैं तो खोल ही रहा हूँ, सोहन लाल ने सिगरेट का तगड़ा कश लेकर कहा। इससे पहले कि बैकुंठ लाल कुछ कहता, देवराज चंद सख्त स्वर में बोला। बैकुंठ लाल,
यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं और ना ही ऐसे वक्त में इस तरह की बातें करना मुनासिब है। जाओ यहाँ से। बैकुंठलाल ने नाराज़गी भरे भाव से देवराज चौहान को देखा। क्या देख रहे हो? देवराज चौहान का लहजा वहशी हो गया। कुछ नहीं। बैकुंठलाल ने सकपका कर कहा और पलट कर बाहर निकल गया। साला, सोहनलाल बड़बड़ाया। अपने को तोप समझता है। तुम अपना काम करो। वो ठीक कह रहा था कि वक्त कम होता जा रहा है। काम ही तो कर रहा हूँ। सोहनलाल झल्लाया। इसका ताला किसी नई टेक्निक से बना हुआ है। पूछ हाथ में नहीं आ रही। आ जाए तो घंटे भर में खुल जाए। अगला दृश्य। प्राइवेट सुपर वॉल्ट के जासूस रंजन गुप्ता की सारी रात हंगामा खेजी बीती थी। वॉल्ट के गिर्द पुलिस का पहरा लगवाने के पश्चात उसके कहने पर सूर्यकांत वधवा और श्याम सिंह तनेजा ने कमिश्नर पीपी मजूमदार से रिक्वेस्ट की कि पकड़े गए दोनों लुटेरों से पूछताछ के वक्त रंजन गुप्ता को भी वहीं रहने का मौका दिया जाए। बहरहाल उनकी रिक्वेस्ट मानी गई और इस प्रकार रंजन गुप्ता पुलिस के साथ इस काम में शामिल हो गया। वहाँ मौजूद सीनियर इंस्पेक्टर जीवन मेहता को कमिश्नर ने यह केस सौंपा। हमारे वॉचमैनों की लाशें आप पुलिसमैनों और लुटेरों की लाशों के साथ ले गए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वॉचमैनों की लाशों को उनके घर वालों को सौंपें। पोस्टमार्टम के बाद आपको वॉचमैनों की बॉडियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद रंजन गुप्ता इंस्पेक्टर जीवन मेहता के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। जो लुटेरे मारे गए मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूँ, रंजन गुप्ता बोला। तुम तफ्तीश में हमारे साथ रहोगे? इंस्पेक्टर जीवन मेहता ने उगड़े लहजे में कहा। समझे, सिर्फ तफ्तीश में हमारे साथ रहोगे, ना कि अपने ऑर्डर हम पर थोपने की कोशिश करोगे। हम तुम्हें साथ रखने को बाध्य नहीं है। जो भी हम करें चुपचाप हमारे साथ रहो, देखते रहो। हमारा काम करने का ढंग अलग किस्म का होता है। मेरे सवाल कोई गलत तो नहीं था? रंजन गुप्ता मुस्कुराया। बहरहाल कोई बात नहीं। अब मुझे समझ में आ गया। मैं तुम्हें काम करते देखूंगा बस। समझदार हो, इंस्पेक्टर जीवन मेहता ने कटुता भरे स्वर में कहा। उसके बाद इंस्पेक्टर जीवन मेहता सब इंस्पेक्टर अजीत कौल और 4 कांस्टेबलों को साथ लिए लॉक में पहुंचा, जहां दोनों लुटेरे सख्त पहरे में बंद थे। रंजन गुप्ता साई के समान पुलिस के साथ था। अगला दृश्य। उन दोनों की हालत खस्ता थी। खौफ के साए उनके रोम रोम में समाये हुए थे। आंखों में दहशत का समुद्र ठाटे मार रहा था। उन सबको लॉकअप में प्रवेश करते देखकर उनके चेहरे पीले पड़ते चले गए। मारो सालों को, इंस्पेक्टर जीवन मेहता क्रूरता भरे स्वर में बोला। इनके कारण हमारे 15-20 पुलिस वाले मारे गए। हमने हमने नहीं मारे। चुप। जीवन मेहता दहाड़ा। तुम दोनों और तुम्हारे साथियों ने ही पुलिस वालों पर गोलियां बरसाई, उनकी जानें ली। हम तुम लोगों की बोटी बोटी कर देंगे। गोलियां चलाने से पहले भूल गए कि पुलिस वालों की जानें लेने जा रहे हो? उस समय शायद तुम लोग ये भूल गए कि देश भर में पुलिस ही ऐसी संस्था है जिसका मुकाबला किसी भी हालत में कोई भी ताकत नहीं कर सकती। जीवन मेहता के इशारे पर चारों कांस्टेबल अपनी राइफलों को एक तरफ रखकर उन पर टूट पड़े। दो दो ने एक एक को संभाला और उनकी तगड़ी धुनाई होने लगी। उनकी दहशत से भरी चीखें लॉकअप में गूंजने लगी। रंजन गुप्ता बिना कुछ कहे सपाट चेहरे के साथ एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। मार कुटाई का यह आलम उसे पसंद नहीं आया था, परंतु वह जानता था कि पुलिस वाले अपने साथियों की जानों का रोष इन पर निकालेंगे ही। अदालत से रिमांड लेने के पश्चात तो पुलिस वाले इनकी ऐसी गत बनाएंगे कि भगवान ही जाने इन पर गुजरने वाली यातनाओं का दौर कब समाप्त होगा। 10 मिनट में ही उनकी इतनी धुनाई हो गई कि दोनों की सांसें उखड़ने लगीं। उनमें से एक 30 बरस का था और दूसरा 40-42 के आसपास का। जीवन मेहता का इशारा पाकर चारों कांस्टेबल रुके। वो दोनों जीभ निकाल कर आफ रहे थे। जिस्म पर पड़े कपड़े तार तार हो चुके थे। होठों से खून बह रहा था। बदन के कई हिस्सों से खून रिसने लगा था। इन्हें पानी पिलाओ, जीवन मेहता के स्वर में क्रूरता थी। कांस्टेबलों ने फौरन उन्हें पानी पिलाया। कल सुबह इन्हें अदालत में पेश करना है। जीवन मेहता खतरनाक आवाज़ में क्या उठा। बाकी की सेवा रिमांड लेने के बाद करेंगे। अदालत में इन्हें ठीक ठाक पेश करना है। दोनों फर्श पर पड़े दहशतपूर्ण अंदाज में हाँफ रहे थे। इंस्पेक्टर जीवन मेहता ने तीखी निगाहों से रंजन गुप्ता को देखा। तुम जो भी पूछना चाहते हो पूछो और चलते बनो। हम नहीं चाहते कि हमारी पूछताछ में कोई बाहर का आदमी शामिल हो। रंजन गुप्ता ने सहमति से सिर हिलाया और उनके पास पहुंचा। क्या नाम है तुम लोगों के? रंजन गुप्ता ने भावहीन स्वर में पूछा। दौलत राम, एक ने फौरन कराते हुए उत्तर दिया। रंजन गुप्ता ने दूसरे को देखा। निकोदर, दूसरे ने भय से कांपते स्वर में कहा। तुम लोग वॉल्ट ढूंढने आए थे? उन्होंने अर्थपूर्ण अंदाज में अपना सिर हिला दिया। कितने साथी थे तुम लोग? 14, निकोदर ने कराते हुए कहा। एक भागने में कामयाब हुआ, वो कौन है? रंजन गुप्ता ने पूछा। हम नहीं जानते। हमें क्या मालूम उस वक्त कौन मरा और कौन भागा। 14 आदमियों ने वॉल्ट लूटने की कोशिश की, रंजन गुप्ता समझने वाले भाव में बोला। तुम 2 पकड़े गए, एक फरार हो गया। 11 पुलिस की गोलियों से मारे गए। अब ज़रा ये भी बता दो कि वॉल्ट लूटने का प्रोग्राम किसका था? तुम्हारा सरगना कौन था? अनोखे लाल बाली। रंजन गुप्ता ज़ोरों से चौंका। अनोखे लाल बाली? वो बाली जो मशहूर लुटेरा है? हाँ वही, जो एक कान में सोने की बाली पहने रहता है।
दोनों ने सिर हिला दिए। रंजन गुप्ता की आंखों में सर्द भाव उभरे, जो कि फौरन लुप्त हो गए। उसने पलटकर इंस्पेक्टर जीवन मेहता को देखा। मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। फिर खड़े क्यों? जीवन मेहता की आवाज़ में कटुता थी। हमें भी अपना काम करने दो। मैं मृत लुटेरों की लाशें देखना चाहता हूँ। जीवन मेहता ने एक कांस्टेबल उसके साथ कर दिया। कांस्टेबल उसे ग्राउंड फ्लोर के पीछे वाले हॉल कमरे में ले गया। वो मॉर्ग था। हद से ज़्यादा ठंडी जगह। वहाँ लाशों को सुरक्षित रखा जाता था। स्टील के लंबे 4-4 ड्रॉजों के समान 1.5 फीट मोटे खानों की वहाँ कतारें लगी हुई थीं। बेहद शांत और शरीर में सनसनी फैला देने वाला वहाँ का आलम था। चौकीदार ने बताया कि कुछ देर पहले ही लाई गई लाशों को किस जगह रखा गया। चौकीदार ने स्टील के लंबे लंबे ड्रॉज खोलकर उसे दिखाए। उसने पुलिस वालों की, वॉचमैनों की और वार्ड लूटने आए लुटेरों की लाशें देखी। जो वह जानना चाहता था उसने जान लिया था। उन लाशों में अनोखे लाल बाली की लाश नहीं थी। यानी कि लुटेरों में जो एक फरार हुआ था वह खुद अनोखे लाल बाली ही था। रंजन गुप्ता जब पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसके होंठ भिजे हुए और आंखों में जहान भर की शक्ति थी। कुछ पल ठिठक कर उसने कुछ सोचा, फिर अपने फ्लैट पर जा पहुंचा। रात भर जागने के कारण उसका सिर भारी हो रहा था। सिर के भारीपन के कारण उसकी सोचों में विघ्न पड़ रहा था। कुछ करने से पहले उसने नींद नींद ले लेना बेहतर समझा और बेड के हवाले हो गया। परंतु आंखों में नींद होने के बावजूद भी वह सो ना पा रहा था। अनोखे लाल बाली का काला चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। अगला दृश्य। 9 बजे रंजन गुप्ता की आंखें खुली। आधे घंटे में ही वह तैयार होकर बाहर निकल आया। आज रविवार था। वॉल्ट बंद था। वरना हर रोज़ सुबह 9 बजे उसे यशोदा बिल्डिंग पहुंचकर अपने सामने वॉल्ट खुलवाना होता था और वॉचमैनों को उनकी ड्यूटी पर वॉल्ट के भीतर पहुंचाना होता था। रंजन गुप्ता कैलाश नगर के घटिया इलाके के पुराने होटल पहुंचा। वो एक ऐसी जगह थी जहां शरीफ इंसान कदम नहीं रखता था। होटल के काउंटर पर 50 बरस का सूखा सा नजर आने वाला बूढ़ा व्यक्ति मौजूद था। क्या हाल है जुगल किशोर? रंजन गुप्ता ने सामान्य लहजे में पूछा। मतलब की बात करो। रंजन गुप्ता को बिना देखे उसने रूखे स्वर में कहा। मुझे अनोखे लाल बाली से मिलना है। रंजन गुप्ता के चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। तो मैं क्या करूं? उसने सीधी निगाह उसके चेहरे पर डाली। मैंने कहा है मुझे बाली से मिलना है, समझे नहीं क्या? रंजन गुप्ता गुर्राया। नहीं, नहीं समझा। उसने शराफत से अपनी गर्दन हिलाई। मेरे कान खराब हो गए। रंजन गुप्ता के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभर आए। दांत भींच कर उसने जेब से बिना किसी की परवाह किए रिवॉल्वर निकाली और जुगल किशोर पर तान दी। एकाएक जुगल किशोर सतर्क नजर आने लगा। तेरे को अच्छी तरह मालूम है मुझे रिवॉल्वर निकालने की आदत नहीं है। जुगल किशोर की आंखों में झांकते हुए रंजन गुप्ता ने वहशी स्वर में कहा। बोल, तेरे कान खुले हैं कि नहीं? खुल गए हैं। रिवॉल्वर देखकर उसने हामी भरी। अपने दादाओं के भरोसे मत रहना। इस वक्त मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। रंजन गुप्ता ने सर्द लहजे में चेतावनी दी। मैं सामने कुर्सी पर बैठा हूँ। 30 मिनट के भीतर मुझे बाली से मिलना है, समझा? 30 मिनट के भीतर, नहीं तो मैं एक ही गोली चलाकर तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। कोई चालाकी मत करना। मैं तैयार होकर आया हूँ। बाली ना मिलना चाहे तो? जुगल किशोर ने उसे घूरा। इस बात से तुझे कोई वास्ता नहीं। यह मेरा और बाली का मामला है। रंजन गुप्ता ने कठोर स्वर में कहा। उससे बात कर। मुझे उसका इनकार भी कबूल होगा। ठीक है, बात करता हूँ। होटल में? नहीं, कहीं और है। जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं यहीं बैठा हूँ। जल्दी से उसका जवाब लाकर मुझे दे। रंजन गुप्ता ने हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर की नाल उसके कंधे पर टकटकाई। फिर रिवॉल्वर जेब में डालकर कुछ दूर पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगाने लगा। ये नज़ारा कईयों ने देखा। क्योंकि जुगल किशोर ने होटल के दादाओं को कोई इशारा नहीं किया, इसलिए सब कुछ शांत रहा। जुगल किशोर ने काउंटर पर दूसरे को खड़ा किया और होटल से बाहर निकल गया। होटल के दादाओं की लाल लाल क्रोध भरी आंखें रंजन गुप्ता पर ही थी और रंजन गुप्ता क्रोध भरी निगाहों से उनकी सुर्ख आंखों को दांत भींच कर घूर रहा था। अगला दृश्य। 1 घंटे के बाद जुगल किशोर रंजन गुप्ता को अनोखे लाल बाली के पास छोड़ गया था। वो ऐसी जगह छिपा हुआ था जहाँ किसी का आसानी से पहुंच पाना संभव नहीं था। स्याह चेहरे वाली बाली के एक कान में सोने की बाली रहती थी। उम्र 35 बरस। तमाम उम्र ही अंडरवर्ल्ड में बीती थी। मोटे मोटे हाथ मारना उसकी फितरत में ठूस ठूस कर भरा पड़ा था। दौलत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो शराब नहीं पीता था, परंतु उसकी आंखें इस तरह सुर्ख रहती थीं कि जैसे मन भर शराब पिए हुए हो। बाली ने लापरवाही भरी निगाहों से उसे देखा, जबकि रंजन गुप्ता कहरपूर्ण निगाहों से उसे घूरे जा रहा था। जहानवर का क्रोध चेहरे पर सिमटा हुआ था। मुझे तेरे पास आने के लिए आज रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ा है। रंजन गुप्ता ने कड़वे स्वर में कहा। मुझे नहीं मालूम था ऐसा भी वक्त आएगा कि मैंने ही जुगल किशोर से कहा था कि मेरे बारे में भूल जाए
और किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और उसकी जानकारी में हूँ। अनोखे लाल बाली ने धीमे स्वर में कहा। परंतु मैं ये कहना भूल गया कि तुम जब भी आओ तो तुम्हें मेरे पास पहुँचा दे। रंजन गुप्ता ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। रात तूने वॉल्ट पर हल्ला बोला, मेरे मना करने के बावजूद भी तूने ऐसा किया। कुछ हासिल हुआ सिवाय अपने साथियों की मौत के? 2 पकड़े गए हैं, उन्होंने तेरा नाम ले दिया है। वो अपना मुंह बंद भी नहीं रख सकते थे। पुलिस वाले उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने करीब 15 पुलिस वालों की जानें ली हैं। वॉचमैन मरे सो अलग। रंजन गुप्ता कटुता भरे स्वर में कह रहा था। इसके साथ ही तूने जो सबसे गलत काम किया है वो है गद्दारी। अनोखे लाल बाली ने कान में लटकती सोने की इकलौती बाली को छेड़ा। गद्दारी का मतलब मैं नहीं समझा, क्या कहना चाहते हो? मेरे साथ गद्दारी? अपने पुराने दोस्त के साथ गद्दारी? रंजन गुप्ता के शरीर का जर्रा जर्रा क्रोध में डूबा हुआ था। तेरे को मालूम था कि रात वॉल्ट लूटा जा रहा है, इस पर भी तूने गद्दारी करके जानबूझकर वॉल्ट पर सामने से हल्ला बोल दिया ताकि गड़बड़ पैदा हो, वॉल्ट खुले और भीतर हो रही डकैती असफल हो जाए। बाली ने क्रोधपूर्ण निगाहों से उसे देखा। गद्दारी मेरे साथ हुई है। बाली का लहजा तीखा था। मुझे योजना में शामिल करने के बाद बाहर निकाल दिया गया। मेरा करोड़ आते आते रह गया। ये गद्दारी नहीं थी, रंजन गुप्ता ने सख्त भाव से कहा। डकैती की योजना देवराज चौहान की थी। हर काम उसका था और उसके जिम्मे था। उसे साथियों की ज़रूरत थी। मैंने ये कहकर तुम्हें उसके सामने कर दिया था कि बाली मेरा खास आदमी है, डकैती में काम आएगा। लेकिन तुम उसे नहीं जचे। उसने तुम्हें साथ में लाने के लिए मना कर दिया। इसमें गद्दारी वाली बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं? मैं चचा, बाली ने कड़वे स्वर में कहा। जो काम वो करने जा रहा था उस काम में तो एकदम फिट बैठता हूँ। मुझे ये साथ रखने में उसे क्या एतराज़ था? ये बहस का मुद्दा नहीं है, उसकी योजना थी। तुम उसे नहीं पसंद आए तो बस उसकी कोई वजह रही होगी। मैंने वजह जानने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन ठीक उस वक्त जब भीतर डकैती हो रही थी, तुमने बाहर से हमला बोलकर मेरे से गद्दारी की। तुम मेरे दोस्त हो। अगर चेकिंग के लिए वॉल्ट खुल जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। सारी बात मुझ पर आती कि मेरे ही आदमी की गद्दारी का कारण। गुप्ता, बाली गुर्राया, अपनी ज़ुबान को लगाम दे। मुझे गद्दार शब्द से नफरत है। बार बार ये शब्द मेरे सामने मत दोहरा। गद्दार तू मुझे तब कहता अगर मैंने पुलिस को ये खबर दी होती कि भीतर से वॉल्ट लूटा जा रहा है, राजा के करोड़ों के जेवरात उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भीतर देवराज चौहान अपना काम कर रहा था, करता रहे। बाहर मैंने कोशिश की थी। मेरे कोशिश करने पर तो कोई पाबंदी नहीं थी। कोशिश? ये जानते हुए भी कि भीतर देवराज चौहान वॉल्ट लूट रहा है? तुमने जानबूझकर देवराज चौहान को की लूट को असफल बनाने का प्रयास किया, इसलिए कि तुम्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया था। रंजन गुप्ता ने कड़वे स्वर में कहा। चलो ऐसा ही कह लो, बाली ने सिर हिलाया। मैंने जो भी किया ठीक ही किया। गलत तब होता कि अगर वॉल्ट की लूट के बारे में पुलिस को खबर करता। इस बात को तुम धोखेबाजी कह सकते थे, और ये सब मैंने नहीं किया। यही कसर बाकी बची थी, पूरी कर लेते। मना किसने किया था? रंजन गुप्ता ने जहरीले स्वर में कहा। मुझे तुमसे ऐसी बुरी हरकत की आशा नहीं थी। अब इन फालतू बातों को छोड़ो, मेरे पास आने का कारण बता, या फिर यही सब बातें कहने मेरे पास आया था? बाली ने उकड़े अंदाज में उसे देखा। रंजन गुप्ता ने सिगरेट सुलगाकर गंभीर लहजे में कहा। हालांकि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इस पर भी मैं तेरा भला करने ही आया हूँ। तेरे आदमी ने तेरा नाम ले दिया है। पुलिस तेरी तलाश में होगी। इससे पहले कि पुलिस के हाथ तेरे तक पहुँचे, इस शहर से खिसक जा। इस मामले में कई पुलिस वालों की मौतों का भी सवाल है। पुलिस तुझे किसी भी हाल में नहीं बख्शेगी, हर हाल में ढूंढी निकालेगी। क्षण भर ठिठक कर रंजन गुप्ता फिर बोला। और अब, और देवराज चौहान भी तुझे नहीं छोड़ने वाला। जब उसे मालूम होगा कि बाहर से हमला करके तूने उसकी योजना को असफल बनाने का प्रयास किया है, तो वह तुझे अवश्य सबक सिखाना चाहेगा। तू दोनों तरफ से फंसा। कह लिया ना तूने? बाली उसकी बात काट कर दांत भींच कर कह उठा। मेरे भले के लिए तूने दोनों बातें कहकर दोस्ती का फ़र्ज़ अदा कर दिया। शुक्रिया, मेहरबानी। मैं तेरी इस दयादारी को हमेशा याद रखूँगा। रंजन गुप्ता ने उसकी आंखों में झाँका। बाली लाल आंखों से उसे घूरे जा रहा था। मैं चलूँ? रंजन गुप्ता ने भावहीन स्वर में कहा। बाली ने सहमतिपूर्ण भाव में सिर हिला दिया। रंजन गुप्ता पलटा और होठ काटते हुए गंभीर चेहरे से बाहर निकलता चला गया। बाली से हुई बात तसल्ली वाली नहीं थी। अगला दृश्य। उधर शाम के 6 बजने जा रहे थे। सोहनलाल को राजा का लॉकर खोलने में सफलता न मिली थी। सबके दिल धड़क रहे थे। खुद सोहनलाल हद से ज़्यादा उखड़ा उखड़ा सा था। वह जानता था अगर लॉकर न खुला तो उसके नाम पर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। उसे भी तमाम उम्र दुख रहेगा कि उसके कारण इतनी बड़ी डकैती असफल रही, और ऐसा वह हरगिज़ भी नहीं चाहता था। देवराज चौहान, जगमोहन और भजन सिंह संयम से काम ले रहे थे, परंतु बैकुंठ लाल उत्तेजना और क्रोध के कारण अपने पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह बार बार कह रहा था कि सोहनलाल नहीं खोल पाएगा। बेहतर यही होगा बेहतर यही है कि लॉकर को ड्रिलर की सहायता से काटा जाए।
कुछ हाथ ना लगने से बेहतर है कुछ तो लगे। जवाहरातों के डिज़ाइन पर चोट पड़ने से जवाहरात ख़राब हो जाएं तो कोई परवाह नहीं, करोड़ों का 20 लाख तो हाथ आएगा। परंतु इस बात पर सबका जवाब था कि अभी रात बाकी है, सोहनलाल को कोशिश करने दी जाए। अगर कामयाबी ना मिली तो सुबह ऐसे ही करेंगे। सोहनलाल भी हार मानने को तैयार नहीं था। लॉकर खोलने की वह भरपूर कोशिश कर रहा था। बैकुंठलाल बड़बड़ाए जा रहा था। उसके बड़बड़ाने पर क्रोधित होकर देवराज चौहान ने उसे वॉल्ट से बाहर निकल जाने को कहा। उसकी इस बात पर बैकुंठलाल भड़क उठा। भजन सिंह ने किसी प्रकार उसे ठंडा किया और बाहर ले गया। वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए देवराज चौहान ने बैकुंठलाल पर कोई कड़ाई नहीं की। अलबत्ता उसने सोच लिया था कि बाद में बैकुंठलाल की बुद्धि दुरुस्त करेगा। रात का खाना खाने का किसी का मन नहीं था और ना ही जगमोहन ने खाना लाने का प्रयत्न किया। सबका दिलो दिमाग तो लॉकर पर था जो नहीं खुल रहा था। अगला दृश्य। बेवकूफ़ है ये लोग। वॉल्ट से ऑफिस में प्रवेश करते हुए बैकुंठलाल ने कलपते हुए कहा। पूरी रात और पूरा दिन बीत गया, सोहनलाल से लॉकर नहीं खुल पा रहा। माना कि लॉकर किसी खास किस्म का बना है, सोहनलाल के बस का नहीं। अब रात के कुछ घंटे ही बाकी हैं। ड्रिलर से लॉकर को काट लेने में क्या हर्ज है? भजन सिंह ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कोई हर्ज नहीं। भजन सिंह ने सहमति से सिर हिलाया और उसे समझाने वाले भाव में क्या उठा। अंत में ऐसा ही होगा। भोर के उजाले तो सोहनलाल को देख लेते हैं, अगर वह कामयाब ना हुआ तो ड्रिलर से ही लॉकर काटा जाएगा। जब ये बात सबके सामने ही है कि सोहनलाल कामयाब नहीं हो पाएगा, तो फिर भोर फूटने का इंतज़ार क्यों किया जाए? जो काम सुबह करना है वो अब करने में क्या तकलीफ़ है? बैकुंठलाल ने बिछे होठों से तड़पने के से अंदाज में कहा। बैकुंठलाल, भजन सिंह गंभीर स्वर में बोला, इस काम की जड़ देवराज चौहान है, जो 1.5 बरस से इस वक्त के लिए मेहनत कर रहा है। इस काम में काफ़ी पैसा फूका है उसने। तुम्हारा या मेरा इसमें कुछ भी नहीं लगा। हमें मिलाकर उसने हम पर एहसान किया है। राजा का लॉकर नहीं खुल रहा, इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ देवराज चौहान को ही होगी, जो बिना किसी उत्तेजना के सब्र के साथ सोहनलाल के करीब मौजूद है। वो हमसे बेहतर समझता है कि किस वक्त क्या करना है और क्या नहीं। उसका ये विचार बुरा नहीं है कि सुबह तक सोहनलाल को देख लिया जाए। जब और कोई चारा नहीं रह जाएगा तभी डीलर से लॉकर को काटा जाएगा। तब नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लॉकर काटने से बेशकीमती जवाहरातों का सत्यानाश हो जाएगा। इस काम में सिर्फ 1 घंटा लगना है, जबकि वॉल्ट खुलने का समय 9 बजे का है। बैकुंठलाल कुछ न कहकर दांत पीस कर रह गया। तभी रिसेप्शन वाले दरवाजे से अमरनाथ वर्मा ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में चाय का प्याला था। वो दोनों बातों में इस कदर व्यस्त थी कि उन्हें अमरनाथ वर्मा के भीतर होने का एहसास भी न हो पाया था। बदकिस्मती से बाहर का दरवाज़ा भी खुला पड़ा था। उसे बंद करना भूल गए थे। जगमोहन साहब कहाँ हैं? मैंने अपने ऑफिस में मौजूद हीटर पर चाय बनाई तो सोचा उन्हें भी एक प्याला। उसके आगे किशन मुंह में ही रह गया। मुंह खुला और खुलता ही चला गया। खुली आंखें फटने की हद तक चौड़ी हो गई। कटी हुई दीवार को देखे जा रहा था, जहाँ से सुपर प्राइवेट वॉल्ट का फर्श स्पष्ट नजर आ रहा था। बैकुंठलाल और भजन सिंह वॉल्ट से आते ही बातों में लग गए थे। कटी दीवार के सामने प्लाई को रखकर उसे ढकना भूल गए थे। उन्होंने तो सपने में भी ना सोचा था कि अमरनाथ वर्मा इस तरह टपक सकता है। ये क्या है? क्या है ये? अमरनाथ वर्मा सख्ती की हालत में बोला। 2 पल के लिए वह न समझ पाए कि ये क्या है। इससे पहले कि वह समझ पाता, बैकुंठलाल ने चील की भांति झपट्टा मारा। उसकी दाएं हथेली अमरनाथ वर्मा के मुंह पर जा टिकी। बाईं बाह से उसने उसके शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। तीव्र झटके के कारण चाय का प्याला उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। वर्मा की आंखें दहशत से और भी चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देख लिया था कि भजन सिंह के हाथ में लंबा चाकू चमक उठा था। चेहरे पर क्रूरता के भाव नाचने लगे थे। ख़त्म कर दे इसे। बैकुंठलाल धीमे किंतु वैशी स्वर में गुर्राया। भजन सिंह पहले ही तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वह वार करता, ठहरो। घुर्राहट से भरा देवराज चौहान का सर उसके कानों में पड़ा। वो प्याला गिरने की आवाज़ सुनकर फौरन कटी दीवार वाले हिस्से में आकर ऑफिस में झांकने लगा था। भीतर का नज़ारा देखते हुए उसे मामला समझते देर न लगी थी। भजन सिंह ने गर्दन घुमाकर दीवार के कटे हिस्से से झांक रहे देवराज चौहान को देखा। बैकुंठलाल और अमरनाथ वर्मा की नज़रें भी उस पर जा टिकी थी। इसे वॉल्ट में ले आओ। क्या ज़रूरत है, यहीं ख़त्म कर देते हैं आरामजादे को। बैकुंठलाल मौत के से स्वर में बोला। सुना नहीं तुमने? इसे इधर ले आओ। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से उसे देखा। कहने के साथ ही वह वहाँ से हट गया। भजन सिंह का चाकू वाला हाथ ढीला पड़ गया। बैकुंठलाल अमरनाथ वर्मा के कान में भेड़िए की बात घुर रहा है। सुन बे उल्लू के पट्टे, मैं तेरे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। सांस लेने के सिवाय तेरे मुंह से कोई दूसरी आवाज़ निकली तो ये चाकू देख रहा है ना, 1 सेकंड में तेरे शरीर में 6 बार घुसकर बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ और झुककर दूसरी तरफ खिसक ले, समझा? कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी इतनी रात गए, तेरी आवाज़ सुनने के लिए कोई बाहर मौजूद नहीं है। कहने के साथ ही बैकुंठलाल ने उसके होठों पर जमा रखी हथेली को हटाया और उसे धक्का दिया। लड़खड़ाते हुए अमरनाथ वर्मा ने कठिनता से खुद को संभाला। उसके मस्तिष्क में धमाके फूट रहे थे। दिल तीव्र गति से धड़क रहा था। टांगें काँप रही थीं।
मुंह से आवाज़ निकालने का इरादा तो उसका ज़रा भी नहीं था भी तो आवाज़ ना निकलती। वो तो कब की गले में फंस चुकी थी। कांपते हाथ पैरों से वह कटी दीवार में से गुजर कर वॉल्ट के हॉल में जा पहुंचा। बैकुंठ लाल और भजन सिंह उससे चिपके हुए थे। अगला दृश्य। खुद को वॉल्ट में मौजूद पाकर अमरनाथ वर्मा के हाथ पांव फूल गए। दिल की धड़कन का अजीब सा हाल था उसका। फटे मुंह से अवाक सा वह चारों तरफ देखता रह गया। सब कुछ समझते हुए भी उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। वो तो अपने बगल के ऑफिस में जगमोहन के लिए चाय का प्याला लेकर गया था, ये सोचकर कि उसने चाय नहीं पी होगी। चाय पीकर उसकी थकान कम होगी। चाय देने की एवज में वह उस वॉल्ट में जा पहुंचा जहाँ पहुंचना नामुमकिन था। आखिरकार उसकी निगाह देवराज चौहान, जगमोहन और लॉकर खोलने की कोशिश में लगे सोहनलाल पर जा टिकी। देवराज चौहान कठोर निगाहों से देखता हुआ उसके करीब पहुंचा। वो सूखे होंठों पर जीभ फेर कर उसे देखने लगा। तुम यहाँ क्या करने आए थे? देवराज चौहान के दांत बिछ गए। अमरनाथ वर्मा के होंठ हिले। कोई भी शब्द बाहर न निकला। चेहरे का पीलापन बढ़ता ही जा रहा था। सिर से लेकर पांव तक वह आतंक में जड़ा बैठा था। इसे खत्म कर दो। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है, जगमोहन कहर से बोला। यह हरामी तो अब मरा ही समझो। भजन सिंह के सर में वहशीपन था। अमरनाथ वर्मा की आंखों में मौत की परछाइयां तैरने लगी। मुझे मत मारो, मैं चुप। बैकुंठलाल दहाड़ा। तुझे मारे बिना हमारी गति नहीं। देवराज चौहान ने बैकुंठलाल को देखा। इसे मारना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। क्या मतलब? बैकुंठलाल की तीखी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। बैकुंठलाल, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा, सिर्फ डकैती ही तो। डकैती ही डकैती ही हो तो बात इतनी गंभीर नहीं होती। अगर साथ में हत्या भी शामिल हो जाए तो मामला सीरियस माना जाता है। पकड़े जाने पर डकैती की सज़ा सामान्य है। अगर साथ में खून भी शामिल हो तो सख्त से सख्त सज़ा मिलती है। तो तुम कहना चाहते हो कि इसे छोड़ दिया जाए? बैकुंठला गुर्राया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। इसके हाथ पांव बांधकर एक तरफ डाल दिया जाए। कल सुबह तक की बात है। नहीं, इसने हमारे चेहरे देख लिए हैं। कल तो ये हमारी शिनाख्त भी कर सकता है। बेहतर यही होगा कि इसका किस्सा ही खत्म कर दो, भजन सिंह ने सख्त स्वर में कहा। बिना खून खराबे के अगर काम पूरा हो जाता हो तो खून खराबा नहीं होना चाहिए। ज़रूरी हो तो किसी की जान लेने में कोई अर्ज़ नहीं है, देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। इसके हाथ पांव बांधकर कोने में डाल दो। नहीं, ये गलत बात है। बैकुंठलाल दांत किटकिटा उठा। डकैती के बाद अगर हम लोग पुलिस के हाथ लग गए तो सबसे पहले यही साला हमारी शनाख्त करके हमें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की चेष्टा करेगा। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? अमरनाथ वर्मा कांपते हुए सूखे स्वर में कह रहा था। कसम ले लो, मैं कभी भी तुम लोगों को नहीं पहचानूंगा। इस बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करूँगा। मेरी जान मत लो। मैं तो तुम लोगों का पालतू कुत्ता हूँ। हरामजादे, पुलिस के पास पहुँचते ही तेरा स्टाइल बदल जाएगा। जगमोहन गुर्रा पड़ा। तेरी जैसी नस्लों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। अमरनाथ वर्मा आत भाव से कह उठा। एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखो। मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ। मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। तुम लोगों के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मेरी जान बख्श दो। मैं भी मरना नहीं चाहता। मेरी जान लेकर तुम लोगों का क्या फ़ायदा होगा? सदा के लिए तेरा मुंह बंद हो जाएगा, ये फ़ायदा होगा। मैं मुंह वैसे भी बंद रखने को कह रहा हूँ। अमरनाथ वर्मा रो देने वाले सर में कह उठा। मेरे शब्दों का भरोसा तो करो। तेरे घर में और कौन कौन है? देवराज चौहान ने उसे देखा। मेरी बीवी, बेटा, बहू और बेटी। अमरनाथ वर्मा घबराए सर में बोला। कान खोलकर सुन ले। देवराज चांद दरिंदगी भरे सर में गुर्रा। अगर तेरा मुंह खुला, हमारे बारे में तूने कोई सोच न दी, तो तू अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी ले डूबेगा। हम तेरा, तेरी बीवी का, बेटे, बहू और बेटी का कत्ल कर देंगे फ़ौरन। उन्हें इस तरह तड़पा तड़पा कर मारेंगे कि दोबारा जन्म लेने की भी नहीं सोचेंगे। मंजूर है? 16 आने मंजूर है? अमरनाथ वर्मा जल्दी से बोला। अगर मैं तुम लोगों के बारे में किसी के सामने मुंह खोलूँ तो तुम लोग ऐसे ही करना। बांध कर डाल दो इसे कोने में। देवराज चौहान का सर सख्त था। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। बैकुंठलाल ने दांत भींच कर विरोध किया। जो मैंने कहा है वही करो, अपनी ज़ुबान बंद रखो। अनमने मन से अमरनाथ वर्मा को बांध कर वॉल्ट में ही एक तरफ डाल दिया गया। अमरनाथ वर्मा को जिंदा छोड़ने के हक में कोई भी नहीं था, परंतु देवराज चौहान की सख्ती से कही गई बात को टाला भी नहीं जा सकता था। अगला दृश्य। सोहनलाल को जैसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था कि अमरनाथ वर्मा की जान ली जा रही है या उसकी आवभगत की जा रही है। उसका सारा ध्यान लॉकर खोलने पर केंद्रित था। चेहरा तनाव से भरा पड़ा था। आसपास औजार बिखरे पड़े थे। मेरा असिस्टेंट ऑफिस में। हाथ पांव बंधे अमरनाथ बोला। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें आपस में मिली। मुसीबत। बैकुंठलाल डांट किटकिटा उठा। बुड्ढे, तू हमारे लिए मुसीबत पर मुसीबत खड़ी किए जा रहा है। तेरा लफड़ा खत्म नहीं हुआ कि अब असिस्टेंट का झंझट खड़ा हो गया। वो कब आएगा? सॉरी, वो कब जाएगा? देवराज चौहान ने कठोर स्वर में पूछा। अमरनाथ वर्मा हिचकिचाया फिर बोला। जब तक मैं वापस नहीं पहुंचूंगा तब तक वो नहीं जाएगा। हरामजादा, भजन सिंह जहरीले स्वर में क्या उठा।
तो अच्छी तरह जानता है कि तो अपने ऑफिस में नहीं जा सकता। देवराज चौहान के लहजे में दरिंदगी का पुट था। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो ज़रूरी नहीं कि रात भर तू ऑफिस नहीं जाएगा तो वो ऑफिस में ही बैठा रहेगा। अमरनाथ वर्मा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तब वह मेरे घर फ़ोन करेगा और मेरे बारे में पूछेगा। लेकिन मैं उसके सामने ही चाय का प्याला लेकर तुम लोगों के पास आया हूँ। देवराज चौहान ने फौरन बैकुंठ लाल को देखा। बैकुंठ लाल तुरंत हिला और गोली की भांति वॉल से निकलकर ऑफिस में प्रवेश कर गया। ऑफिस का दरवाज़ा अभी तक खुला हुआ था। देवराज चौहान की निगाहों का मतलब वो फौरन समझ गया था। ऑफिस का दरवाज़ा बंद होना चाहिए था। अमरनाथ वर्मा का असिस्टेंट अमरनाथ वर्मा को देखने के लिए कभी भी आ सकता था। दरवाज़ा बंद करके बैकुंठ लाल वापस लौटा। देवराज चौहान जगमोहन से कह रहा था, ये तो अपने असिस्टेंट के पास जा नहीं सकता। हमें ही इसके असिस्टेंट को तसल्ली देनी होगी कि उसे शक ना हो और वो ऑफिस बंद करके चला जाए। मैं भी यही सोच रहा था। तुम दोनों, देवराज चौहान ने बैकुंठ लाल और भजन सिंह से कहा, रिसेप्शन वाले हिस्से में रहो। दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेना। मैं इसके असिस्टेंट के पास जा रहा हूँ। उससे निपटना काफ़ी दिक्कत वाला काम है। क्या नाम है उसका? सुधीर चौधरी, अमरनाथ वर्मा ने बताया। अमरनाथ वर्मा के ऑफिस का दरवाज़ा ढकेल कर देवराज चौहान भीतर प्रवेश कर गया। सब ऑफिस एक ही तरह के बने हुए हैं। रिसेप्शन वाले हिस्से को पार करके वह ऑफिस में पहुंचा तो सुधीर चौधरी नाम का युवक मोटे से लेजर में उलझा हुआ था। पास ही में चाय का खाली प्याला पड़ा था। सुधीर वर्मा उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे पहचानते हो? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उससे पूछा। जी हाँ, आप देवराज चौहान जी हैं। साथ वाला ऑफिस आप ही का है। वर्मा साहब ने बताया होगा मेरे बारे में। देवराज चौहान हौले से हंसा। जी हाँ, वर्मा साहब कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक आपको चाय देने। चाय वास्तव में बढ़िया थी, पीने में मज़ा आ गया। देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। वर्मा साहब तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ कर गए हैं। गए? कहाँ गए हैं? सुधीर चौधरी के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। चाय पीने के बाद हम लोग बाहर तक टहलने गए थे। अचानक ही कहने लगे कि वह घर जा रहे हैं, कोई ज़रूरी काम याद आ गया है। तुमसे कह दूँ कि काम खत्म करके ऑफिस बंद कर दूँ और कल सुबह वक्त पर आकर ऑफिस खोल देना। कमाल है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उनकी तो कार की चाबियां भी यहीं पर हैं। सुधीर चौधरी ने असमंजसता के से कहा। कार भी छोड़ गए? कार का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें जाने की जल्दी पड़ गई। किसी दोस्त के यहाँ जाने को कह रहे थे कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। खबर मिली लेकिन उसका हाल पूछना भूल गए। इस समय उनका फ़ौरन जाना ज़रूरी है, इसलिए सुधीर को मैसेज दे दूँ कि काम ख़त्म करके चला जाए। काम तो लगभग ख़त्म ही है। सुधीर चौधरी ने लेजर पर निगाह मारी, फिर सिर उठाकर उसे देखा। 5-7 मिनट में ही चला जाऊँगा। ये तुम जानो, मैंने वर्मा साहब का मैसेज तुम तो पहुँचा दिया। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। ओके, मैं चलता हूँ। कारीगरों को कुछ समझाकर मुझे भी घर वापस जाना है। कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। ऑफिस में पहुंचकर देवराज चौहान ने सुधीर चौधरी पर निगाह रखी कि वह कब वह चाहता है। दरवाज़ा खोलकर कुर्सी रखकर बैठ गया। बैकुंठ लाल और भजन सिंह काम करने का दिखावा करने लगे। 15 मिनट के पश्चात सुधीर चौधरी ऑफिस बंद करके निकला। दरवाजे के बीच कुर्सी पर देवराज चौहान को देखकर वह मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। तब 10 बज रहे थे। देवराज चौहान सीधा वॉल्ट में पहुंचा। सोहनलाल अपने काम में व्यस्त था। आधी रात के बाद 3 बजे के आसपास सोहनलाल को अथाह मेहनत के पश्चात सफलता मिली। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह के लॉकर को खोल लेने में उसने कामयाबी हासिल कर ली थी। अगला दृश्य। सबके चेहरों पर प्रसन्नता का समंदर ठाटे मारने लगा था। तिजोरी सामान, बड़े लॉकर में जवाहरातों के बड़े बड़े डिब्बे ठूस ठूस कर भरे पड़े थे। वास्तव में अगर लॉकर को काटा जाता तो कई डिब्बों के साथ गहने भी कट जाते। उसमें जड़े हीरे जवाहरातों का मूल भी टूट टूट कर आधा रह जाना था। सोहनलाल एक तरफ हटकर आराम से गोली वाली सिगरेट के कश लगाने में व्यस्त हो गया था। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा टूट रहा था। आंखों में नींद भरी पड़ी थी। 30 घंटे तो वह तिजोरी में ही सिर झुकाए लगा रहा था। बंधे हाथ पांवों से बंधा अमरनाथ वर्मा फटी फटी आंखों से खुले लॉकर को देखे जा रहा था। उसकी सांस गले में फंसी पड़ी थी। जगमोहन ने थैले में रखे नकली जेवरात निकाले। फिर लॉकर से डिब्बा निकाला जाता, उसमें मौजूद जेवरात बाहर निकाल कर नकली जेवरातों का वैसे ही सेट उसी डिब्बे में रख दिया जाता। सब काम बड़ी खामोशी और सावधानी से किया जा रहा था। उत्तेजना से सबके दिल धड़क रहे थे। 2 घंटे लगे इस काम से निपटने में। राजा के लॉकर के असली जेवरात थैले में पहुंच चुके थे और नकली डिब्बों में बंद हो चुके थे। नकली हूबहू असली की तरह थे। निगाहों ही निगाहों में उनके नकलीपन की पहचान कर पाना असंभव था। पारखी ही असली नकली का भेद बता सकता था। जेवरातों के डिब्बों को पहले की तरह वापस वॉल्ट में रखा गया। देवराज चौहान ने सोनलाल को देखा। लॉकर को पहले की तरह बंद करना है। हो जाएगा? हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे। सोहनलाल ने थके सर में कहा और आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनटों की मेहनत के पश्चात सोहनलाल ने राजा के लॉकर को पहले की तरह बंद कर दिया। तत्पश्चात सबकी निगाहें अमरनाथ वर्मा पर जा टिकी।
अगला दृश्य। इसने हमें जेवरातों की अदला बदली करते देख लिया। जगमोहन बोला। अमरनाथ वर्मा के चेहरे का रंग फक। अगर ये ना होता तो मैं शाम तक का वक्त मिल जाता, जब तक कि जेवरातों को नीलामी में सजाकर उनके नकली होने का पता न चलता। इसके कारण वॉल्ट खुलते ही बात आम हो जाएगी कि जेवरात नकली हैं। तब तक हम ठीक प्रकार से छिप भी न सके होंगे। बैकुंठलाल ने एक एक शब्द चबाकर उसे देखते हुए कहर से कहा। क्यों? क्यों बात आम हो जाएगी? अमरनाथ वर्मा सूखे सर में बोला। जब मैं किसी को कुछ बताऊंगा ही नहीं तो कोई कैसे जानेगा कि रात भर तुम वॉल्ट में बंद रहे? जगमोहन ने तीव्र स्वर में कहा। और तुमने जेवरातों की अदला बदली ना देखी हो, ये कैसे हो सकता है? इस बात को पुलिस वाले तुमसे पूछेंगे। जब जेवरातों के नकली होने के बारे में पता चलेगा, उस वक्त तुम कोई सफाई न दे सकोगे और असलियत तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। हमारे बारे में मुंह फाड़ना ही पड़ेगा, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। हमने तुम्हारी जान बख्श दी थी, तुम्हें मारने का इरादा छोड़ दिया था, परंतु अब हम तुम्हारी जान लेने पर मजबूर हैं। भजन सिंह ने दांत किटकिटाकर चाकू निकाल लिया। अमरनाथ वर्मा की जान सूखने लगी। मेरी बात पर यकीन करो। अमरनाथ के पीले चेहरे पर आंखों से आंसू निकलकर टपक पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों से संबंधित कोई बात नहीं करूँगा, किसी भी हाल में नहीं करूँगा। तुम 5 हो, मैं कहूँगा वो 2 थे, छोटे कद के। जब बोलते थे तो एक औरत की तरह और दूसरा भेड़िए की तरह गुर्राता था। जो कुछ भी कहूँगा उल्टा कहूँगा। मेरी कई बातों से तुम लोगों को कोई आँच नहीं आएगी। नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। एक हद तो रिस्क लेना ठीक था, परंतु जवाहरातों की अदला बदली की बाबत तुम्हारा मुंह खुलते ही मैं तगड़ा नुकसान हो जाएगा। अपनी हिफाजत के लिए जो हमें 12-14 घंटे मिलने होंगे, वो सिर्फ 3-4 घंटों में ही बदल कर रह जाएंगे। हम तुम पर विश्वास कर भी लें, परंतु पुलिस तुम्हारे मुंह से निकलवा ही लेगी जो वह जानना चाहेगी। शरीफों की ज़िंदगी बिताई है। अभी तुम पुलिस के बारे में नहीं जानते। मैं डकैती के साथ हत्या को शामिल नहीं करना चाहता था, परंतु हालातों ने मजबूर कर दिया है कि ठहरो ठहरो। अमरनाथ वर्मा उसकी बात काटकर जल्दी से बोला। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो कि मैं वॉल्ट में ही बंधा पड़ा हूँ और तुम लोगों ने मेरे ही सामने जवाहरातों की अदला बदली की, नकली लेकर असली रखे। इस बिना पर पुलिस। ठीक कह रहे हो तुम। मामूली सी बात है, मुझे यहाँ से उठाकर ऑफिस में डाल दो, रिसेप्शन वाले हिस्से में। मैं वॉल्ट में आया ही नहीं, मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं। है ना ठीक बात? मैं मुंह नहीं खोलने वाला। मुझे अपनी और अपने परिवार की जान प्यारी है। अमरनाथ वर्मा हाँफता हुआ आशा भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। बात कायदे की थी। देवराज चौहान को उसकी बात जची। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इस पर रहम क्यों बरत रहे हो। अपने पीछे किसी प्रकार का सबूत छोड़ना नहायत ही मूर्खता है। बैकुंठलाल तीखे स्वर में देवराज चौहान से बोला। काम खत्म करो साले का, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। मुझे तुम्हारी राय से इत्तेफाक है बैकुंठलाल। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन ये मुझे शरीफ लगता है। अपनी ज़ुबान पर कायम रहेगा। नहीं रहा तो इसके और इसके परिवार को कुत्ते की मौत मारेंगे। बाद में हमारा जो होगा देखा जाएगा। और असल बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ डकैती इतना गंभीर अपराध नहीं जितना कि डकैती के साथ हत्या भी। अगर हम पकड़े भी गए तो महज डकैती के कारण हमें कम सज़ा मिलेगी, नहीं तो लंबे हो जाएंगे जेल में। काम हो गया है, हमें निकल चलना चाहिए। इसे उठाकर ऑफिस के रिसेप्शन में डालो और राजा के लॉकर के सामने से सब कुछ इस तरह साफ कर दो कि जैसे राजा के लॉकर को किसी ने छुआ ही ना हो। सुबह जब वॉल्ट खुले तो सब यही सोचते रहें कि वॉल्ट में आने वालों ने किस लॉकर को छेड़ा है। फिर इसी नतीजे पर पहुंचे कि वॉल्ट लूटने वाले खाली हाथ ही चले गए, क्योंकि उनसे कोई लॉकर नहीं खुल सका। भजन सिंह ने झल्लाकर चाकू बंद करके वापस जेब में रख लिया। बैकुंठलाल दांत किटकिटाते हुए आगे बढ़ा और जूते की तगड़ी ठोकर नीचे पड़े अमरनाथ वर्मा के चेहरे पर दे मारी। वर्मा के होंठों से दर्द भरी चीख निकल गई। भीतर से गाल फट जाने के कारण होंठों से खून बहने लगा। बैकुंठलाल गुर्राकर बोला। सुन बे बूढ़े, अगर तूने अपने मुंह से कुछ फूटा तो माँ कसम, तेरी और तेरे घर वालों की बोटी बोटी करके रख देंगे हम। इसके कारण तू बच रहा है, वरना हम तो इसी समय तेरे टुकड़े करने को तैयार हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, अमरनाथ वर्मा दर्द से कराते हुए बोला। उसके बाद अमरनाथ वर्मा को वहाँ से उठाकर ऑफिस के रिसेप्शन वाले हिस्से में डाल दिया गया। तुम्हारे बारे में पुलिस से क्या कहूँगा? अमरनाथ वर्मा हाँफता हुआ देवराज चौहान से बोला। मेरे ऑफिस का स्टाफ जानता है कि तुम्हारी मेरी वाकफियत है। अगर मैं तुम्हारे बारे में गलत बताऊंगा तो मेरा स्टाफ मुझ पर शक कर सकता है, बात खुल सकती है। मेरे बारे में? सिर्फ मेरे बारे में तुम जो भी बताना चाहो बता सकते हो। देवराज चौहान ने कठोर निगाहों से उसे देखा। लेकिन और कोई बात या मेरे किसी साथी के बारे में मुंह से कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। अमरनाथ वर्मा ने सहमति से सिर हिला दिया। अगला दृश्य। भोर का उजाला फैल चुका था। सुबह के 6:30 बजने को जा रहे थे। यशोदा बिल्डिंग में पुलिस का पहरा था। एक साथ सबका बाहर निकलना पुलिस वालों की या अन्य किसी की निगाहों में शक पैदा कर सकता था। आखिरकार ये तय हुआ कि जगमोहन और बैकुंठलाल जेवरातों वाले थैले सहित बाहर निकलेंगे और पार्किंग में मौजूद देवराज चौहान की कार में वहां से निकलकर सीधे देवराज के घर पर पहुंचेंगे।
उसके बाद देवराज चौहान, भजन सिंह और सोहनलाल एक एक करके वहाँ से निकलेंगे और वहीं पर पहुँच जाएंगे। इसी तय योजना पर काम किया गया। जगमोहन और बैकुंठ लाल के जाने के आधे घंटे बाद देवराज चौहान, सोहनलाल और भजन सिंह ऑफिस कॉम्प्लेक्स की इमारत से बाहर निकल आए और आधे घंटे भर में ही अलग अलग रास्तों से होते हुए घर जा पहुँचे। परंतु जगमोहन और बैकुंठ लाल वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जबकि जेवरातों के साथ उन्हें कब का वहीं पहुँच जाना चाहिए था। सोहनलाल और भजन सिंह के चेहरे फक, जबकि देवराज चौहान भिजे होंठों से कमरे में टहलता रहा। 2 घंटे और बीत गए। 9 बजने को आ रहे थे, परंतु जगमोहन और बैकुंठलाल जवाहरातों के साथ वहाँ नहीं पहुँचे। आखिरकार इंतज़ार के बाद भजन सिंह फट पड़ा। वो दोनों हमें दगा दे गए। करोड़ों के जवाहरातों के साथ फरार हो गए। हम खाली रह गए। हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। खामोश। देवराज चौहान दांत किटकिटा उठा। जगमोहन की तरफ से कोई भी दगाबाजी नहीं हो सकती। वो ऐसा इंसान नहीं है। नहीं है तो वो लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? भजन सिंह गुर्राया। जबकि यहाँ से वॉल्ट तक इतने समय में 100 चक्कर लगाए जा सकते हैं। मैं जगमोहन के लिए अपना विश्वास जाहिर कर रहा हूँ, न कि बैकुंठ लाल के लिए। मत भूलो कि उसके साथ बैकुंठ लाल भी था। देवराज चौहान ने दांत पीसते हुए कहा। तो तुम ये कहकर अपने साथी पर पर्दा डालना चाहते हो कि यहाँ ना पहुँचने का कारण बैकुंठ लाल है? उसने कोई गड़बड़ की है? भजन सिंह आपे से बाहर हो गया। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने सुलगते स्वर में कहा। और तुम अपनी आवाज़ नीची रखो। आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी बात है देर सवेर में सामने आ जाएगी। मुझे जेवरातों से ज़्यादा अपने साथी की ज़्यादा चिंता है। भजन सिंह ने पलटकर सोहनलाल को कहर भरी निगाहों से देखा। सुना तुमने? करोड़ों के जेवरातों के बदले इसे अपने साथी की ज़्यादा चिंता है। इस बार भजन सिंह की आवाज़ धीमी अवश्य थी। ये तभी देवराज चौहान आगे बढ़ा और भजन सिंह के सिर के बालों को पकड़कर जोरदार घूसा उसके चेहरे पर दे मारा। भजन सिंह उछलकर नीचे जा गिरा। देवराज चौहान एकाएक वहशी जानवर नजर आने लगा था। उनके यहाँ ना पहुँचने के बारे में जितना तू अनजान है उतना ही मैं। जेवरातों के यहाँ ना पहुँचने के कारण हम पहले ही मुश्किल में फंस चुके हैं। ये ऐसा वक्त है कि हमें दिमाग से काम लेना चाहिए। बकवास करने से मामला संभलने वाला नहीं। अपने आप पर काबू रख, वरना और मुसीबतें उठ खड़ी होंगी। देवराज चौहान के शब्दों में भजन सिंह के लिए धमकी का स्पष्ट भाव था। भजन सिंह फौरन अपने पर काबू पाने का प्रयत्न करने लगा। देवराज चौहान के बारे में वो पहले ही जानता था कि वह उससे कहीं ज़्यादा और बेरहम इंसान है। साथ ही उसने इस बात को भी महसूस किया कि हालातों के मुताबिक उखड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उनके यहाँ ना पहुँचने का कारण तलाश करना चाहिए। करोड़ों के जेवरात कहाँ हैं, उनकी खबर हासिल करनी चाहिए। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया और भजन सिंह से बोला, बैकुंठ लाल ठीक आदमी नहीं है। मैं पहले ही कह चुका था। जगमोहन और जवाहरातों के साथ आते हुए उसने ही कोई गड़बड़ की है। वो एक नंबर का हरामी इंसान है। परंतु मेरे कहने पर भी बैकुंठलाल के बारे में कोई ध्यान न दिया गया। यह उसी का नतीजा है कि इस समय राजा के करोड़ों के जेवरात हमारे सामने नहीं है। भजन सिंह ने सूखे होंठों पर जीभ फेरकर सोहनलाल को देखा। तो तुम देवराज चौहान की बात से सहमत हो कि बैकुंठलाल ने कोई गड़बड़ की है? सहमत नहीं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। सोहनलाल ने दृढ़ता से भरे कड़वे स्वर में कहा। बैकुंठलाल इंसान के रूप में वास्तव में बहुत बड़ा कुत्ता है। और कुत्ता जब काटने पर आ जाए तो सबसे पहले उसी को काटता है जिसकी छत्र छाया में रह रहा हो। और देवराज चौहान, उसका मस्तिष्क तो ज्वालामुखी बना हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जगमोहन के साथ बैकुंठ लाल को नहीं भेजना चाहिए था। उस वक्त उसे ज़रा भी ख्याल ना आया था और ना ही बैकुंठ लाल की किसी हरकत से ये बात झलकी थी कि करोड़ों के जेवरात सामने पाकर बैकुंठ लाल की नीयत खराब हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा चिंता तो उसे जगमोहन की थी कि बैकुंठ लाल ने उसका क्या किया होगा। अगला दृश्य। बैकुंठ लाल हाफ रहा था। उसका चेहरा उत्तेजना के मारे सुर्ख हो रहा था। सारा शरीर और कपड़े पसीने से लथपथ थे। जेवरातों से भरे भारी थैले को उसने कंधे पर डाल रखा था। उसका बोझ काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा था उसे। कार तो उसने काफ़ी पहले जंगल में प्रवेश करने से पहले ही सड़क के किनारे पर छोड़ दी थी। करीब 1 किलोमीटर जंगल का रास्ता तय करने के बाद वह घास फूस की बनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा, जो कि उसने सप्ताह भर पहले तैयार की थी। जुक्का झोपड़ी के दरवाजे पर ही जेवरातों से भरा थैला नीचे फेंका और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। 2 दिन से ठीक प्रकार से नींद न लेने के कारण भी उसकी हालत खस्ता थी। थकावट और सांस फूलने के कारण भी वह बुरे हाल में था। सिर उठाकर उसने ऊंचे घने पेड़ों के बीच में से झांकते सूर्य को देखा, फिर थैले के करीब ही बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए कश लेने लगा। उसकी नींद से बंद हो रही आंखें आसपास का जायजा ले रही थीं। घना जंगल था। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। सिगरेट समाप्त करके एक तरफ फेंकी और झोपड़ी के छोटे से दरवाजे में झुककर भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजे के बीच में पड़े जेवरातों के थैले को उसने भीतर खींच लिया। झोपड़ी में 2 चारपाई आसानी से आ सकती थी और उसकी ऊंचाई एक आदमी के खड़े होने के बराबर थी। झोपड़ी की ज़मीन पर काफ़ी सारी सूखी घास पड़ी थी। एक तरफ बिस्तरे के नाम पर चादर, तकिया, दरी वगैरह पड़े थे।
बैकुंठ लाल ने झोपड़ी की कोने से सूखी घास हटाई तो नीचे लकड़ी का फट्टा नजर आया। लकड़ी का फट्टा हटाया तो 2 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा गड्ढा दिखाई दिया। उसने जेवरातों वाले थैले को गड्ढे में ठूसा और पुनः ऊपर फट्टा रखकर सूखी घास बिछा दी। सूखी घास झोपड़ी में सब जगह बिछी हुई थी। देखने वाला निसंदेह यही समझता कि नीचे की जगह को आरामदेह बनाने के लिए घास बिछाई हुई है। तत्पश्चात उसने नीचे चादर और दरी बिछाई, ताकि तकिया रख कर लेटने लगा कि ठिठक गया। उसे कार का ध्यान आया जो जंगल के बाहर सड़क पर खड़ी थी। उस कार को पहचान कर कोई भी जंगल छान सकता था, उसे बरामद कर सकता था। कार उसके लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा थी। हालांकि शरीर इजाज़त नहीं दे रहा था, परंतु कार का वहाँ से अलग करना ज़रूरी था। वह उठा और झोपड़ी से बाहर निकल गया। किलोमीटर भर का रास्ता तय करके वह सड़क पर पहुंचा। कार वैसे ही खड़ी थी जैसे वह खड़ी करके गया था। दरवाज़ा खोलकर कार में बैठा और दांत खींचकर कार स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा दी। उसका दिल तीव्रता से धड़क रहा था। करोड़ों के जेवरात उसके कब्जे में थे और अब वह करोड़ों का मालिक बन चुका था। मन ही मन उसने फैसला किया कि जल्दी वह शहर को छोड़ देगा। यहाँ रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। पुलिस, देवराज चौहान, भजन सिंह, सोहनलाल उसे ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर देंगे। करोड़ों की दौलत पास होने के कारण वह किसी भी हाल में इन लोगों के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। अगला दृश्य। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद बैकुंठलाल शहर के व्यस्ततम इलाके में पहुंचा और एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग की पार्किंग में कार खड़ी की और जेब में हाथ डाले पैदल ही आगे बढ़ गया। कार से छुटकारा मिल चुका था। अब वह आज़ाद था। उसका प्रोग्राम था कि कुछ दिन जंगल में बना रखी उसी झोपड़ी में बिताएगा, फिर मौका लगते ही शहर से कूच कर जाएगा। अब समस्या कुछ दिन के खाने की थी कि जितने दिन भी वह वहाँ रहे, खाने के सामान के लिए बाहर न निकलना पड़े। उसने कुछ दिन के लिए खाने का सामान इकट्ठा ले लेना ही बेहतर समझा। इन्हीं विचारों में वह डूबा आगे बढ़ रहा था कि एकाएक कार के बगल से गुजरती कार का दरवाज़ा खुला और किसी ने फौरन उसकी कलाई थाम ली। वह ठिठका। उसका दिल उछलकर गले में आ फंसा। जिसका उसे डर था वही हुआ। वह सबकी निगाहों से बचकर जंगल में बनी झोपड़ी में जाकर छिप जाना चाहता था, परंतु वह नज़र में आ ही गया। सूखे होंठों पर जीभ फेर कर उसने कार में देखा। कार में एक तो ड्राइविंग सीट पर बैठा था, बाकी दो कार की पिछली सीट पर मौजूद थे। हाथों में थमी रिवॉल्वरों का रुख उसी की तरफ था। बैकुंठलाल के लिए वो लोग अजनबी थे। कार में आ जाओ बैकुंठलाल, एक ने सख्त स्वर में कहा। बैकुंठलाल की छठी इंद्री खतरे का संकेत देने लगी। कौन हो तुम लोग? बैकुंठलाल ने सूखे स्वर में कहा। चेहरा फक पड़ गया था। हमने तुम्हें अंदर आने को कहा है, दूसरे ने सर्द लहजे में रिवॉल्वर हिलाकर कहा। बैकुंठलाल ने आवाज़ में खतरे का संकेत समझा। ये लोग जो भी हैं उसे साथ ले जाना चाहते हैं और ले जाकर ही रहेंगे। इनके हाथों में रिवॉल्वरें थीं और उसकी रिवॉल्वर जेब में पड़ी थी। इनके साथ जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ा और कार में जा बैठा। रिवॉल्वर उसकी कमर से सट गई। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। बैकुंठलाल इतना तो समझ ही चुका था कि इस प्रकार उसे ज़बरदस्ती ले जाया जाना वॉल्ट लूटने से संबंधित है, परंतु ये कौन लोग हैं वह समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल इतनी तो उसे तसल्ली थी कि करोड़ों के जेवरात वह ठिकाने लगा चुका है। अगला दृश्य। कान में लटक रही सोने की बाली पर हाथ फेरकर अनोखे लाल बाली ने भरपूर निगाहों से सामने खड़े बैकुंठलाल को देखा। बैकुंठलाल आंखें सिकोड़े बाली को घूरे जा रहा था। मुझे पहचानते हो? अनोखे लाल बाली ने चुप्पी तोड़ी। हाँ, तो मंडावल की खतरनाक हस्ती अनोखे लाल बाली हो, बैकुंठलाल ने धैर्य से जवाब दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने अपने आदमियों से मुझे क्यों पकड़ मंगवाया। अभी तक नहीं समझे? बाली के साथ चेहरे पर मधुर मुस्कान नाच उठी। बैकुंठलाल उसे देखता रहा। शायद तुम्हें मालूम नहीं बैकुंठलाल, मेरे आदमी कल रात से ही उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की निगरानी कर रहे थे जिसके ऑफिस में से तुम लोगों ने वॉल्ट में जाने का रास्ता बनाया। क्या? बैकुंठलाल मुंह फाड़े उछल पड़ा। हैरत से वह बाली को देखता रह गया। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, बाली ने शांत लहजे में कहा। दरअसल योजना के जिस हिस्से में तुम फिट थे उस पर पहले मैं फिट था, परंतु देवराज चांद से मेरी पटी नहीं, इसलिए मैं उसकी योजना से निकल गया या निकाल दिया गया, एक ही बात है। परंतु करोड़ों के माल को मैं कैसे भूल सकता था जो वॉल्ट की लूट के बाद देवराज चांद के हाथ लगने वाला था, वो भी तब जबकि मैं योजना के हर कदम से वाकिफ़ था कि कब कब तुम लोग क्या क्या कदम उठा रहे हो। तुम्हें तुम्हें सब कुछ मालूम था कि हम? हाँ, सब कुछ मालूम था, देवराज चौहान ने बताया था। बैकुंठ लाल का दिमाग हवा में घूम रहा था। नहीं, वो मुझे क्यों बताने लगा? मेरे एक दोस्त ने सब कुछ मुझे बताया जो अप्रत्यक्ष रूप से तुम लोगों की योजना में शामिल था। ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है? एकाएक बैकुंठ लाल चौंका। है, एक इंसान ऐसा भी है जो हम लोगों की योजना से वाकिफ़ था, परंतु हमारे साथ नहीं था। अच्छा? अनोखे लाल बाली हंसा। कौन था वो? वही जिसने वॉल्ट के अलार्म को बंद किया था। अनोखे लाल बाली खिलखिलाकर हंस पड़ा। दिमाग भी रखते हो? हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि मेरे आदमी निगरानी पर तैनात इस बात को ध्यान में रखने में थे कि लूट के पश्चात करोड़ों के जेवरात कहाँ जाते हैं, ताकि बाद में मैं उन जेवरातों को हत्या सकूं। तो मैं जगमोहन और ठीक ठाक भारी थैले के साथ
दिन निकलने पर बाहर निकलते देखा। मेरे आदमी समझ गए कि माल हाथ लग गया है। तुम दोनों की कार में रवाना होते ही मेरे आदमी तुम लोगों के पीछे लग गए। उसके बाद तुमने जगमोहन के साथ क्या किया, मेरे आदमियों ने सब कुछ देखा। बैकुंठ लाल सूखे ओठों पर जीभ फेरने लगा। चेहरे पर आतंक के साए मंडराने लगे। गला खुश्क सा पड़ने लगा। जब तुम जगमोहन को कार से बाहर फेंक कर कार आगे बढ़ा ले गए तो मेरे बेवकूफ़ आदमी कार रोककर जगमोहन को देखने में लग गए। उसके बाद फिर तुम्हारे पीछे हो गए। अंतर सिर्फ 1 मिनट का पड़ा था और इस 1 मिनट में तुम उनकी निगाहों से ओझल हो गए। उसके बाद मेरे सारे आदमी तुम्हारी तलाश में लग गए। तुम तब नजर आए जब कार को पार्किंग में खड़ी करके पैदल ही आगे बढ़ गए। मैं समझ सकता हूँ कि उस कार से छुटकारा पाने की नीयत से तुमने कार को पार्किंग जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़ा किया था। तब वह तुम्हें पकड़कर मेरे पास ले आए। कुल मिलाकर तुम करीब 2 घंटे गायब रहे। उस कार को देख लिया गया, वो खाली है। यानी कि करोड़ों का माल तुम ठिकाने लगा चुके हो। तुम्हारा घर भी देख लिया, वहाँ भी जेवरात नहीं है। बैकुंठ लाल की आंखों में खौफ के साए उभरने लगे। वो जानता था कि अनोखे लाल बाली खतरनाक इंसान है और लफड़े वाली बात तो ये थी कि वह जान चुका था कि करोड़ों के जेवरात उसके कब्जे में और वह खुद बाली के कब्जे में। तुम कहना क्या चाहते हो? बैकुंठ लाल सूखे सर में बोला। बहुत मोटा माल है, अकेले बचाना कठिन हो जाएगा। अनोखे लाल बाली खुलकर मुस्कुराया। वो भी उस हाल में जबकि पुलिस जेवरातों की तलाश में हो और देवराज चौहान जैसा दरिंदा इंसान तुम्हें खोजने में ज़मीन आसमान एक कर रहा होगा। तुम देवराज चौहान को नहीं जानते। वो हर बात को माफ़ कर सकता है लेकिन धोखेबाजी को नहीं। अपने दुश्मन को तो वो पाताल से भी खोज निकालता है। मेरे साथ माल बांट लो, आधा आधा कर लेते हैं। बदले में मैं तुम्हें देवराज चौहान और पुलिस वालों से सुरक्षित निकाल ले जाऊंगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम निश्चिंत होकर जीवन बिता सकते हो। बैकुंठ लाल ने सिर हिलाया। जिन जेवरातों को पाने के लिए मैंने जान जोखिम में डाली उन्हें मैं तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ, जबकि माल करोड़ों का हो? पूरे नहीं, मैं आधे मांग रहा हूँ। मैं भी आधे की बात कर रहा हूँ। बैकुंठ लाल ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। करोड़ों के जेवरातों का अकेला मालिक बनने के लिए मैंने देवराज चौहान जैसे खतरनाक इंसान से दुश्मनी मोल ली, भजन सिंह जैसे हत्यारे से दुश्मनी ली, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम आधे में ही निपट जाओगे? माल सामने हो तो इंसान पूरा हथियाने की सोच बैठता है। तुम्हारा तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं। भरोसा कर लो, फ़ायदे में रहोगे। मैं साफ दिल से सौदेबाजी कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी सौदेबाजी पसंद नहीं आई अनोखे लाल वाली, बैकुंठ लाल ने सख्त स्वर में कहा। उन करोड़ों के जेवरातों पर सिर्फ सिर्फ मेरा हक है। मर्जी तुम्हारी, मैं तुम्हारा हक छीनूंगा नहीं। अनोखे लाल बाली अजीब से अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। चेहरा कहर भरी मुस्कान में डूब गया। ज़बरदस्ती करना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, तुम्हारे साथ भी नहीं करूँगा। लेकिन इतना समझ लो कि जिन करोड़ों के जेवरातों का मालिक होने का तुम दावा कर रहे हो, उनका सुख कभी नहीं भोग पाओगे। तुम्हारे लिए बेकार है। क्या मतलब? बैकुंठ लाल का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर की तरफ सरकने लगा। अपना हाथ जेब से दूर रखो, बाली ने कड़वे स्वर में कहा। यहाँ मेरी इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। रिवॉल्वर निकाल कर देख सकते हो। बैकुंठ लाल ने कुछ नहीं कहा। आज के बाद तुम मेरी कैद में रहोगे। तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दोस्तों की तरह रखा जाएगा। आखिर तुम करोड़ों के मालिक हो और वह करोड़ों मेरी कैद में रहकर तुम्हारे लिए बेकार है। जहाँ हैं वहीं पड़े रहेंगे या फिर कभी किसी मुकद्दर वाले के हाथ लग जाएंगे। अगर कभी तुम्हारी अकल रास्ते पर आ जाए तो बोल देना। करोड़ों के उन जेवरातों का आधा आधा बांट लेंगे। बंटवारे में बेईमानी नहीं होगी, इतना याद रखना कि मेरी कैद से कभी फरार होने की कोशिश मत करना। एक हद तक ही तुमसे रहम का बर्ताव किया जाएगा। अगर तुम अपनी गलती के कारण मेरे आदमी की गोलियों से मारे गए तो मुझे कोई खास दुख नहीं होगा। मेरी दिलचस्पी करोड़ों के जेवरातों में। तुम ही मर गए तो फिर दिलचस्पी कैसी? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम ही मुफ्त में करोड़ों के माल से हाथ धोकर अपनी जान गंवा बैठोगे। दयाल सिंह, ले जा इसे। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और 50 वर्षीय दयाल सिंह ने 2 आदमियों के साथ भीतर प्रवेश किया। दयाल सिंह ने सबसे पहले बैकुंठ लाल की जेब से रिवॉल्वर निकाली, फिर उसे बाहर ले जाने लगा। तूने सब कुछ सुना? बाली ने दयाल सिंह से पूछा। सुना। ये मेरी ऑफ़र कबूल करे तो इसे मेरे सामने लाना, वरना तमाम उम्र जब तक ये जिंदा रहे इसे हिफाजत से कैद में रखना। अनोखे लाल बाली ने हद से ज़्यादा कठोर स्वर में कहा। दयाल सिंह ने सिर हिलाया, फिर बैकुंठ लाल को लेकर अपने दोनों आदमियों के साथ बाहर निकल गया। अनोखे लाल बाली के जबड़े सख्ती के साथ भिज चुके थे। उसका काला स्याह चेहरा कुरूपता के अंत तक कुरूप होकर भयानक सा दिखने लगा था। अगला दृश्य। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। दोपहर 3 बजे देवराज चौहान ने कहा तो भजन सिंह एकाएक शंकित निगाहों से उसे देखने लगा। कहाँ जा रहे हो? मुझे काम से जाना है। देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़कर उसकी आंखों में झाँका। क्या काम से जाना है? मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। देवराज चौहान की आवाज़ में तीखापन आ गया। लेकिन मैं जानना ज़रूरी समझता हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों? क्योंकि करोड़ों के जेवरातों के साथ तुम्हारा साथी भी गायब है। भजन सिंह ने कटुता भरे स्वर में कहा। हो सकता है सब कुछ पहले ही तय हो चुका हो। बैकुंठ लाल और जगमन कहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो। तुम उनसे जा मिलो और उड़न छू हो जाओ।
देवराज चौहान दांत खिटखिटाकर कुछ कहने लगा तो सोनलाल बोला, मैं जानता हूँ भजन सिंह का शक बेबुनियाद है, फिर भी उसका शक अपनी जगह जायज़ है। इसकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही कहता। तुम बता ही दो कि कहाँ जा रहे हो। देवराज चौहान ने खुद पर काबू पाया और सख्त स्वर में बोला, मैं उस इंसान से मिलने जा रहा हूँ जो करोड़ों के जेवरातों का हिस्सेदार था, जिसने वॉल्ट का अलार्म बंद किया था। अब समझे? समझा। भजन सिंह ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अगर मुझे तुम पर शक है तो मुझे अपना शक दूर कर लेने दो। उसके बाद तो हम सबने मिलकर बैकुंठ लाल के साथ साथ करोड़ों के जेवरातों की तलाश करनी है। मेरा शक दूर हो जाए तो बाद में हम अच्छी तरह काम कर सकेंगे। देवराज चौहान सुलगती निगाहों से उसे देखता रहा। मेरे ख्याल में इसे साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लगाया। घूम आएगा। तुम साथ नहीं चलोगे? देवराज चौहान ने कटुता भरे स्वर में कहा। मैं? नहीं। सोहनलाल ने लापरवाही से कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सारी गड़बड़ बैकुंठ लाल की है। मुझे तुम पर या तुम्हारे साथी जगमोहन पर तो रत्ती भर भी शक नहीं। इसे अपने शक का निवारण कर लेने दो। देवराज चौहान बात बढ़ाने के मूड में नहीं था। एक तो वर्ल्ड की सफल लूट के बाद करोड़ों के जेवरातों का हाथ से निकल जाना और जगमोहन जैसे दोस्त का लापता हो जाना ही उसके लिए शौक से कम नहीं था। भजन सिंह ने भजन सिंह से तकरार पैदा करके वह अपना दिमाग और ख़राब करने के हक में नहीं था। उसने बिना कुछ कहे भजन सिंह को साथ ले लिया। अगला दृश्य। देवराज चौहान भजन सिंह के साथ शहर की सीमा पर बह रही छोटी सी नदी के खास हिस्से पर पहुंचा तो वहां रंजन गुप्ता को पहले से ही मौजूद पाया। उनके पास पहुंचने पर रंजन गुप्ता भजन सिंह को घूरने लगा। यहाँ सिर्फ हम दोनों ने ही मिलना था। रंजन गुप्ता ने देवराज चौहान से उखड़े लहजे में कहा। फिर इसे साथ क्यों लिया? मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता था। तुमने अपना काम बखूबी पूरा किया। देवराज चौहान ने उसकी बात पर ध्यान न देकर गंभीर लहजे में कहा। वक्त पर अलार्म बंद था और जब कुछ लोगों के वॉल्ट लूटने की नाकाम कोशिश के पश्चात राजा के सेक्रेटरी ने वॉल्ट खुलवाकर चेक करना चाहा तो तुम्हारे कारण उस समय वॉल्ट खुलने से रह गया। रंजन गुप्ता ने सिर हिलाया। मैं उस वक्त वॉल्ट कैसे खुलने देता? तब तो तुम लोग भीतर थे। अगर वॉल्ट खुल जाता तो सबको सत्यानाश हो जाना था। सुबह वॉल्ट खुलने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? देवराज चौहान ने कहा। पूछा। सब कुछ ठीक रहा। ऑफिस की तरफ से कटी दीवार का कोई मतलब ना समझ पाया। हर कोई इसी नतीजे पर पहुंचा है कि कुछ लोगों ने वॉल्ट लूटने की नीयत से ये सब किया, परंतु सब लॉकरों को ठीक ठाक बंद पाकर यही सोचा कि लुटेरे लॉकर को खोल ही नहीं पाए। तुम्हारे बगल वाले ऑफिस का मालिक अमरनाथ वर्मा खस्ता हालत में मिला। उसने तुम्हारे बारे में तो बताया, परंतु इसके अलावा वह अन्य किसी प्रकार किसी के बारे में बता पाने में असमर्थ है। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। और राजा का लॉकर? दोपहर 1 बजे राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह, सेक्रेटरी प्रताप सिंह अपने सिक्योरिटी गार्डों के साथ वहां पहुंचे। उनके लॉकर को खोला गया। सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने जेवरात चेक किए। उस वक्त वॉल्ट के मालिक सूर्यकांत वधवा, श्याम सिंह तनेजा, पुलिस कमिश्नर तथा और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में गहनों की तसल्ली की गई। तब राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सब कुछ ठीक है, जेवरात पूरे हैं। तब मैंने ये बात उठाई कि शनिवार रात सेक्रेटरी प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा बोल रहा था, जबकि हम वॉल्ट की सुरक्षा की गारंटी दे रहे थे। लिहाजा लिख कर देना होगा कि जितने जेवरात रखे गए हैं, जिस स्थिति में रखे गए, उसी ही स्थिति में प्राप्त किए गए। सुरेंद्र प्रताप सिंह की निगाहों में यह मामूली बात थी और उसने लिखित रूप में दे दिया। यह सब मैंने इसलिए करवाया कि शाम की नीलामी के समय जब जेवरातों के नकली होने की बात खुलेगी तो राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह ये इल्ज़ाम न लगा सकेगा कि उसके जेवरात वॉल्ट में रखने के दौरान बदले गए, क्योंकि उसने खुद गहनों की तसल्ली कईयों के सामने की थी। उसके लिखित रूप में दे देने के कारण वॉल्ट की तरफ कोई उंगली भी न उठा सकेगा। देवराज चौहान ने सहमति भरे ढंग से सिर हिलाया। वो गहने असली ही लगेंगे, तब तक जब तक कि कोई पारखी उनको ध्यान से नहीं देखेगा। नीलामी के समय जेवरातों के नकली होने की बात आम हो जाएगी। हाँ, रंजन गुप्ता बोला। एक बात और भी है। तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, फिर भी बता रहा हूँ। शनिवार रात वॉल्ट लूटने की कोशिश जानबूझकर की गई। ये कोशिश अनोखे लाल बाली के नेतृत्व में हुई थी। क्या? देवराज चौहान चौंक कर रंजन गुप्ता को देखता रह गया। हाँ, रंजन गुप्ता कड़वे स्वर में बोला। उसने ऐसा करके मेरी दोस्ती पर वार किया। उसका इरादा था कि शोर शराबे के बाद चेकिंग के लिए वॉल्ट अवश्य खुलेगा और वॉल्ट खुलने पर तुम्हारी हमारी लूट असफल हो जाएगी। दरअसल मुझसे वह जान चुका था कि कब हम अपनी योजना पर काम करने जा रहे हैं। तुमने उसे अपने साथ मिलाने से इनकार कर दिया था, इसी खुंदक में उसने ऐसा किया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गईं। अगला दृश्य। तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी खबर है गुप्ता। 2 पलों की खामोशी के उपरांत देवराज चौहान ने क्रोध भरे स्वर में कहा। हमने राजा का लॉकर असली जेवरातों से खाली करके उसे नकली जेवरातों से भर दिया था, परंतु रंजन गुप्ता की आंखें फटती चली गईं। क्या परंतु? उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जवाब में देवराज चौहान ने सब कुछ बता दिया। रंजन गुप्ता फटी फटी आंखों से उसे देखता रह गया। चेहरे पर अविश्वास के भाव ना छुटे। दिल की धड़कन तो जैसे रुकी गई हो। हे भगवान! करोड़ों के जेवरात हाथ से निकल गए। रंजन गुप्ता का चेहरा देखने के लायक था।
निचुड़कर पीला सा हो गया था। सच कह रहे हो? मेरे कहे पर तुम्हें शक है? नहीं। रंजन गुप्ता हाँफने लगा। तुम झूठ नहीं बोल सकते, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तो बैकुंठ लाल सारे पर हाथ मार कर ले गया। साला कुत्ता हरामी, मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। इतना मोटा माल। गुप्ता, देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर क्रूरता भरे लहजे में कहा, तुमसे मिलने से पहले मैं भी यही सोच रहा था कि बैकुंठ लाल करामात दिखा गया, परंतु ये जानकर कि कोशिश करने वाला अनोखे लाल बाली था, मेरा विचार बदल गया है। क्या मतलब? अनोखे लाल बाली हमारी करोड़ों की लूट को असफल करना चाहता था, लेकिन इस काम में उसे कामयाबी नहीं मिली। तब उसने दूसरी योजना बनाई। सफल होने पर हमें जेवरातों के साथ ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मेन गेट से ही तो बाहर निकलना था। उसने वहां पर अपने आदमी लगा दिए। जब बैकुंठ लाल और जगमान करोड़ों के जेवरातों के साथ कार में बाहर निकले, तो रास्ते में बाली के आदमियों के हत्थे चढ़ गए। देवराज चांद तरिदनी की बड़े सर में क्या उठा। तुम्हारा मतलब कि बैकुंठ लाल, जगमोहन और करोड़ों के जेवरात इस समय बाली के कब्जे में हैं? रंजन गुप्ता फटे फटे से स्वर में बोला। बैकुंठ लाल और जगमोहन के बारे में तो विश्वास के साथ नहीं कह सकता, अलबत्ता इस बात का मुझे शक होने लगा है कि शायद वह जेवरात इस समय बाली के कब्जे में ही हो। बात कायदे की थी। रंजन गुप्ता को जची। उसका चेहरा धधक उठा। देवराज चौहान, अगर वो जेवरात बाली के कब्जे में है तो विश्वास करो, इस बात का मैं जल्दी पता लगा लूँगा। अगर यह बात सच हुई तो अनोखे लाल बाली का नाम ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। गुप्ता, देवराज चांद ने सिगरेट लगाकर कस लिया। गंभीर मामला है, तैश खाने से काम नहीं बनेगा। गुस्से में मामला उलट भी सकता है। मैं निश्चिंत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी हालत में होश नहीं गंवाऊंगा। रंजन गुप्ता ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैं बाली के बारे में सब कुछ मालूम करूंगा। ज़रूर करो। मैं जगमान को ढूंढूंगा। मेरी निगाहों में जगमान की ज़िंदगी जेवरातों से ज़्यादा प्यारी है। देवराज चांद ने सुलगते सर में कहा। जगमान के मिलते ही जेवरातों के बारे में भी मालूम हो जाएगा। अगला दृश्य। शाम के 8 बजे स्काई बर्ड होटल के प्राइवेट हॉल में तगड़ी सिक्योरिटी के बीच राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह ने नीलामी के लिए अपने अमूल्य कीमती जेवरातों की प्रदर्शनी की। देश भर की चुनिंदा करोड़ों अरबों पति हस्तियां बेशकीमती जेवरातों को खरीदने के लिए वहां आने लगी। हर किसी के साथ हीरो जवाहरातों का पारखी भी था। और फिर जेवरातों की परख होने की देर थी कि हंगामा खेज स्थिति उत्पन्न हो गई। हर पारखी के होठों पर एक ही शब्द थे कि जेवरात नकली हैं। ऐसे नकली के जिनके 100% असली होने का आभास हो। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह और सेक्रेटरी प्रताप सिंह को तो कई पलों तक समझ ही नहीं आया कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। जब समझ आया तो पत्थर के बुत की भांति निर्जीव से खड़े रह गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आधे घंटे में ये खबर सारे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। सरकारी मशीनरी तेजी से हरकत में आ गई, क्योंकि नामी राजा के करोड़ों के जेवरातों से संबंधित मामला था। पुलिस और पत्रकारों का हुजूम होटल स्काई बर्ड पर टूट पड़ा। अगला दृश्य। आधी रात से ज़्यादा का समय हो रहा था। करीब 2-2:30 बज रहे थे कि फ़ोन की घंटी तीव्रता से बजने लगी, और तब तक बजती रही जब तक कि 33 वर्षीय राजीव खत्री की आंख न खुल गई। तकिए के बीच में से उसने अपना नींद से भरा चेहरा उठाया और नाराज़गी भरी निगाहों से फ़ोन को देखा, जो ठीक उसके सिर के करीब पड़ी तिपाई पर पड़ा बज रहा था। हेलो। राजीव खत्री ने रिसीवर उठाकर तीखे लहजे में कहा। गुड मॉर्निंग। दूसरी तरफ से आती मीठी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसका मुझे अफसोस है। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने सामने देखना चाहता हूँ। उस आवाज़ को सुनते ही राजीव खत्री की नींद उड़ चुकी थी। अभी इसी वक्त? राजीव खत्री के सर में आश्चर्य उभर आया। यस, इट्स इमरजेंसी, क्विक। राजीव खत्री ने रिसीवर रखा और उछलकर बेड से नीचे आ गया। अगला दृश्य। 45 मिनट के बाद ही राजीव खत्री सीबीआई के ऑफिस में अपने चीफ मिस्टर पीपी के सामने कुर्सी पर बैठा था। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई सर कि मुझे आधी रात को बुलाना पड़ा? तुम सो रहे हो और पूरे शहर में हंगामा मचा पड़ा है। मिस्टर पीपी ने अपने झुर्रियों से भरे चेहरे पर हाथ फेरकर गंभीर स्वर में कहा। पिछली रात होटल स्काई बर्ड में राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह अपने खानदानी कीमती करोड़ों के जेवरातों की नीलामी कर रहा था। होटल के बाहर पुलिस का भी पहरा था। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। राजीव खत्री का चेहरा गंभीरता से भर गया। राजा ने सुपर वॉल्ट में जेवरात रखे हुए थे। शनिवार रात वॉल्ट लूटने की चेष्टा की गई। सामने से की गई कोशिश असफल रही और बगल के ऑफिस कॉम्प्लेक्स से किसी दूसरी पार्टी ने रास्ता बनाकर वॉल्ट में प्रवेश कर लिया। परंतु वॉल्ट में मौजूद मिनी लॉकरों को न खोल पाने के कारण उन लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हाँ, और पिछली शाम जब नीलामी के लिए जेवरात पेश किए गए तो वो सारे जेवरात। मिस्टर पीपी ठिठके, फिर बोले, नकली निकले। राजीव खत्री हैरत से उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हैं आप? करोड़ों के जेवरात नकली? हाँ, मिस्टर पीपी ने चिंता युक्त लहजे में कहा। राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि उसने सुपर वॉल्ट में असली जेवरात रखे थे। वो कहता है कि वॉल्ट में घुसने वाले लुटेरों ने उसके लॉकर को खोल लिया था। असली जेवरातों को निकालकर सावधानी से नकली वहाँ रख दिए गए, यानी कि सारी गड़बड़ वॉल्ट में ही हुई है। उसने सुपर वॉल्ट के मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजीव खत्री ने व्याकुलता से पहलू बदला। जेवरात निकालने के लिए जब लॉकर खोला गया तो वह ठीक था? हाँ।
कई लोगों की उपस्थिति में राजा का लॉकर खोला गया। पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद थे। लॉकर वैसे ही बंद था जैसे बंद होता है। जब ये बात उठी तो राजा ने कहा कि किसी शातिर ताला तोड़ ने लॉकर खोला और फिर बंद कर दिया। वॉल्ट के मालिकों का क्या कहना? वो कहते हैं कि लुटेरे वॉल्ट में घुसे ज़रूर, परंतु बिना कोई लॉकर खोले ही वापस चले गए। उनसे लॉकर नहीं खुल सका। अगर उन्होंने राजा का लॉकर खोलकर बंद किया होता तो लॉकर खोलने पर कोई ना कोई अड़चन अवश्य पैदा होती, जबकि नहीं हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि लॉकर में राजा ने नकली जेवरात ही रखे थे। क्यों? इसका कारण वो नहीं जानते। राजीव खत्री ने पुनः पहलू बदला। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, सर? मिस्टर पीपी ने कई पलों की चुप्पी के पश्चात गंभीर स्वर में कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं राजा सुरेंद्र प्रताप सिंह को झूठा नहीं मान सकता। वो देश की जानी मानी हस्ती हैं। इस तरह नीलामी में नकली जेवरात पेश करके लोगों में मजाक नहीं बनना चाहेगा। और मैं वॉल्ट के मालिकों को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो अपनी जगह पर सही हैं। राजीव खत्री की आंखें सिकुड़ गईं। आपका मतलब है कि वॉल्ट में प्रवेश करने वाले लुटेरों ने राजा के लॉकर को खोला, उसमें से असली जेवरात निकाले और उसकी जगह हूबहू नकली जेवरात रख दिए, फिर लॉकर को वैसे ही बंद कर दिया जैसे कि वह पहले बंद था? मिस्टर पीपी ने सहमति से सिर हिलाया। तो फिर सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि लुटेरों के पास राजा के असली जेवरातों जैसे नकली जेवरात कैसे आए? किसी से तो बनवाए होंगे, और बनवाने के लिए असली जेवरातों को कारीगर को दिखाना ज़रूरी है। ऐसे में लुटेरों ने कारीगर को असली जेवरात कैसे दिखाए? अगर इन सवालों का जवाब मेरे पास होता तो अवश्य तुम्हें बता देता, मिस्टर पीपी ने गंभीर लहजे में कहा। वॉल्ट में ज़बरदस्त अलार्म सिस्टम है। बिना अनुमति के भीतर प्रवेश करते ही कानों के पर्दे फाड़ देने वाला अलार्म बजने लगता है। दिलचस्प बात तो यह है कि लुटेरों ने जब वॉल्ट में प्रवेश किया तो अलार्म बजा ही नहीं। चेक करने पर मालूम हुआ अलार्म को किसी ने ऑफ कर दिया था, और वह किसी वॉल्ट का कर्मचारी ही हो सकता है। राजीव खत्री के होंठ सिकुड़ गए। इससे तो साफ जाहिर है कि वॉल्ट का ही कोई कर्मचारी उन लुटेरों से मिला हुआ है। मिली भगत के बिना वह इस काम में सफल नहीं हो सकते थे। होटल स्काईबर्ड का हॉल सील करवा दिया गया है। मिस्टर पीपी ने कहा, तुम चाहो तो वहाँ जाकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। राजीव खत्री ने बात काटकर गंभीर स्वर में कहा, जेवरात सुपर वॉल्ट में लुटेरों ने बदले हैं, इसलिए काम सुपर वॉल्ट से ही शुरू होना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो करो। ऑफिशियली तौर पर मैं ये केस तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हें सफलता ही मिलेगी। कहने के साथ ही मिस्टर पीपी मुस्कुराए, जबकि राजीव खत्री विचारों में डूबा सिर्फ सिर ही हिलाकर रह गया।